ऐसा कपल जिनके इरादे शुरू से ही कुछ सस्पिशियस लगते हैं। आज दोनों पूरी तरह तैयार हैं एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने के लिए, और वो ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन सब कुछ लूट लेने के बाद भी जोडी को संतोष नहीं होता। उसकी नज़र कैशियर के पीछे रखे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ती है और वो जिद करने लगती है कि उसे खोलना ही है। कैशियर बार बार कहता है, कृपया इसे मत खोलो, तुम्हें इसमें वो नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढ रही हो। लेकिन लालच जीत जाता है। जोडी बॉक्स खोलती है, तभी एक गोली चलती है और तेज सफेद रोशनी हर तरफ फैल जाती है। अचानक सीन कट होता है। अब हम पहुंचते हैं एक सुनसान डरावने जंगल में, जहां एक डरी सहमी लड़की समांथा अकेली भटक रही है। भूख से कमजोर, थकी हुई, उसे याद तक नहीं कि वो यहाँ कब से है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या हादसा हुआ, बस इतना पता है कि दूर एक लकड़ी का छोटा सा हट दिख रहा है। वो भागकर अंदर जाती है और एक बैग भरा हुआ खाना पाती है। भूख से बेहाल होकर वो तुरंत खाने लगती है, लेकिन तभी भारी कदमों की आहट। कदम पास आते जा रहे हैं। वो जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। एक आदमी अंदर आता है, हाथ में एक्स। हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। वो खाना उठाता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। समांथा वहीं जमी रह जाती है, डर से कांपती हुई। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। वो हट से निकलती है और सीधा उसी आदमी से टकरा जाती है। उसका नाम है टॉम। लेकिन हैरानी की बात ये कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मदद करने का ऑफर देता है। समांथा माफी मांगती है, कहती है, मैंने खाना सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी कार खराब हो गई थी, मेरे हस्बैंड मदद लेने गए थे, पर वो वापस नहीं आए। कोइंसिडेंटली टॉम की कार भी खराब है और वो भी 3 दिन से यहीं फंसा हुआ है। समांथा को घबराहट होती है, कहीं मेरे हस्बैंड लौट आए हों। टॉम उसके साथ जाकर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो कुछ गर्म कपड़े कार से उठाते हैं और वापस हट की ओर लौट आते हैं। रात गिरती है, ठंड बढ़ जाती है। टॉम उसे कहता है, इस ब्लैंकेट में लिपट जाओ। पर समांथा के मन में सवाल उठता है, उसका हस्बैंड उसे अकेला छोड़कर क्यों गया? वो उसे साथ ले जा सकता था। तभी वो बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शायद इसलिए उसने नहीं चाहा कि मैं ज्यादा चलूं। टॉम उसे बेड पर सोने देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। सोने से पहले वो उसे लेक से लाया हुआ पानी देता है। लेकिन अगले दिन जब समांथा उठती है, वहां कोई लेक होता ही नहीं। कंफ्यूजन बढ़ने लगती है। वो फिर थोड़ी देर आराम करती है, लेकिन अचानक किसी बैड ड्रीम से जाग जाती है। टॉम गायब है। बाहर जाती है तो एक सफेद बालों वाली लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाकर हट के अंदर लाती है। उधर टॉम अपनी कार से फ्यूल निकाल रहा होता है ताकि समांथा की कार में डालकर यहाँ से निकल सकें। सफेद बालों वाली लड़की होश में आती है। वो है जोडी, वही लड़की जिसने ग्रोसरी स्टोर लूटा था। लेकिन अब वो यहाँ कैसे पहुंची? जोडी समांथा को देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये हट उसी का है और वो खतरे में है। समांथा सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर जोडी उस पर यकीन नहीं करती और गुस्से में बाहर निकल जाती है। तभी 2 गोलियों की आवाज जंगल में गूंजती है। टॉम घबरा जाता है, फ्यूल गिरा देता है और दौड़कर वापस हट में आता है। वहां जोडी होती है, अब थोड़ा शांत। वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। पर इस अनजान जंगल में कोई फोन नहीं, कोई रास्ता नहीं। टॉम कहता है, ठीक है, रह सकती हो, बस मदद करनी होगी। अगले दिन तीनों साथ काम करने लगते हैं। समांथा और जोडी अब धीरे धीरे दोस्त बन जाती हैं। लेकिन टॉम का डर बढ़ता जा रहा है। वो देखता है कि चाहे वो किसी भी दिशा में चले, वो फिर उसी हट पर वापस आ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है, ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो दोनों को कन्फ्रंट करता है। हम आखिर हैं कहाँ? समांथा कहती है, मेरे हस्बैंड ने कहा था ये न्यू हैम्पशायर है। जोडी बोलती है, नहीं, ये तो डेकोटा है। टॉम कहता है, मैं तो लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था। तीनों रियलाइज करते हैं, सबकी जगह सबका टाइम अलग है। टॉम तय करता है, सुबह होते ही हम निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो। रात में तीनों को एक जैसे भयानक सपने आते हैं। कोई उन्हें नीडल से इंजेक्ट कर रहा है। तीनों दर्द से कराहते हैं। सुबह वो फिर से चलना शुरू करते हैं। रास्ते में जोडी अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, मेरी माँ मेरी पैदाइश के बाद ही मर गई थी, मैं ऑर्फनेज में पली। तभी कुछ उसके पैर से टकराता है। वो गिर पड़ती है। उसकी पॉकेट से कैश का बंडल गिर जाता है। टॉम शॉक में पूछता है, इतना पैसा कहाँ से आया? जोडी कहती है, ये मेरी बचत है जो मेरे बॉयफ्रेंड के पास थी। तभी समांथा नोटिस करती है,
जमीन से एक मेटल हैंडल निकला हुआ है। टॉम अपने एक्स से उसे तोड़ता है। अंदर एक पुराना जर्मन बंकर निकलता है। वो अंदर जाते हैं। पुराने हथियार, खाने के डिब्बे जिन पर नाजी सिंबल बना है। समांथा कहती है, मेरे पापा वॉर वेटरन थे, मैंने ऐसे सामान घर पर देखा है। टॉम कुछ खाने के डिब्बे बाहर लाता है और दोनों औरतों को बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि बाहर निकलते ही वो फिर उसी हट के सामने पहुंच जाते हैं। वो कसम खाते हैं कि सीधा चले थे। रात में डिनर के दौरान समांथा और जोडी बात करते करते करीब आ जाती हैं। जोडी आखिर सच बोल देती है, मैं चोरी करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। समांथा हंसकर कहती है, पैसा दिखाओ जरा। जोडी उसे नोट दिखाती है। समांथा नोट्स को ध्यान से देखती है और अचानक हंस पड़ती है। इस पर लिखा है 1984। ये तो फ्यूचर का पैसा है। जोडी शौक में, फ्यूचर नहीं, मैं तो 1984 में रहती हूँ। समांथा कहती है, लेकिन मेरा साल तो 1964 है। दो औरतें एक जगह पर अलग अलग समय से। टॉम आता है। वो कहता है, मैं 2011 से हूँ। पहले तो उसे लगता है वो मजाक कर रहे हैं, पर उनके चेहरों से साफ है ये कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तभी बाहर से एक गोली की आवाज। वो दौड़ते हैं। एक अजनबी आदमी जर्मन यूनिफॉर्म में, हाथ में बंदूक लिए खड़ा है, चिल्ला रहा है। वो उन्हें समझ नहीं पाता। टॉम को एक्स गिराने का आदेश देता है और पलक झपकते ही तीनों बंधे हुए कैदी बन जाते हैं। अब पजल धीरे धीरे समझ में आने लगता है। शायद ये टाइम ट्रैवल है। समांथा पूछती है, 2011 में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? टॉम कहता है, नहीं, कभी इन्वेंट नहीं हुआ। जर्मन सोल्जर लौटता है, टॉम को खोलता है, बाहर ले जाकर बुरी तरह पीटता है, फिर उसे पेड़ से बांध देता है। अंदर लौटकर वो दोनों औरतों से पूछताछ करने लगता है। उसकी नज़र जोडी के लॉकेट पर जाती है। वो गुस्से में पूछता है, ये कहाँ से मिला? समांथा बताती है, ये जोडी की माँ का है। वो आदमी चौंक जाता है। वो अपना वही लॉकेट दिखाता है। फिर समांथा भी अपना दिखाती है, वही डिज़ाइन, अंदर तस्वीर, समांथा की माँ जैसी दिखने वाली औरत। सब कुछ जुड़ने लगता है डरावने तरीके से। वो दोनों को बाहर खींच ले जाता है। समांथा जल्दी से टॉम से पूछती है, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा लॉकेट है? टॉम चुप रहता है, खुद को चुपके से खोल रहा होता है। अचानक वो सोल्जर पर झपट पड़ता है। अब सोल्जर बंधा हुआ है, लेकिन अब तीनों के मन में सिर्फ डर और कंफ्यूजन है। समांथा कहती है, वो औरत मेरी माँ थी। टॉम शॉक में है। सोल्जर एक नाम लेता है। समांथा उसे तुरंत पहचान लेती है। फिर वो जोडी से पूछती है, तुम्हारा जन्मदिन? जोडी कहती है, 3 जून 1964। वो उसी दिन है जब समांथा की डिलीवरी ड्यू है। मतलब जोडी समांथा की बेटी है। सब कुछ जुड़ जाता है और हर सच्चाई पहले से ज्यादा डरावनी लगने लगती है। फिर समांथा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड युद्ध में मारा गया था। वो टूट जाती है, रोते हुए हट से भाग जाती है। टॉम जोडी को सच बताता है, तुम्हारी माँ निर्दोष नहीं थी, वो थीफ थी। जोडी इनकार करती है, मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। टॉम कहता है, मेरे घर पर वही लॉकेट है। मेरी माँ और उसके हस्बैंड केविन दोनों चोरी करते थे। एक दिन उसने केविन को मार दिया। जोडी की दुनिया बिखर जाती है। वो चिल्लाती है और हट से भाग जाती है। अब माहौल पूरी तरह इमोशनल है। समांथा समझ चुकी है कि वो चाइल्ड बर्थ में मरेगी, फिर भी उसे सुकून है कि उसकी बेटी जिंदा रहेगी। लेकिन जोडी बताती है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे मारा, पीटा, भूखा रखा, मैं बचपन में भाग गई थी। समांथा का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए जर्मन सोल्जर एंटोन को आजाद करने लगती है। वो मेरा पिता है, वो हमें हर्ट नहीं करेगा। टॉम चिल्लाता है, सैमंथा मत करो, वो खतरनाक है। लेकिन वो नहीं सुनती। एंटोन आजाद होते ही बंदूक उठाता है और जंगल में भाग जाता है। समांथा को फिर से वही नाइटमेयर याद आता है। उसकी मौत, एम्बुलेंस का देर से पहुंचना, उसका हस्बैंड जो कभी वापस नहीं आया। टॉम बताता है कि उसने भी एक भयानक सपना देखा था। उसे याद आता है, उसने अपने अब्यूजिव पिता को गोली मारी थी और फिर खुद को भी। तभी जोडी अपना सपना बताती है, अपनी एग्जीक्यूशन का। अब तीनों को सच्चाई समझ आ जाती है। उन्होंने अपनी अपनी मौत देखी है और इसका मतलब है उनके पास अभी भी मौका है अपनी फेट बदलने का। टॉम तुरंत उन्हें वापस जर्मन बंकर ले जाता है। उसे यकीन है कि सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ था जब एंटोन जर्मन सोल्जर की मौत हुई थी, इसलिए टाइमलाइन को ठीक करने की है
एंटोन को बचाना। समांथा बताती है कि उसके पिता एंटोन की मौत 14 मई को पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में हुई थी और आज 14 मई ही है और वो लोग पोलैंड में हैं। यानी ये उनका मौका है सब कुछ बदलने का। टॉम एक प्लान बनाता है। अगर एंटोन बच गया तो वो वापस घर लौटेगा। समांथा को अकेले बच्चे को जन्म नहीं देना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकेगा। तीनों दौड़ पड़ते हैं एंटन को ढूंढने। वो एक रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है घर कॉल करने के लिए, लेकिन रेडियो टूटा होता है। समांथा उसे एयर स्ट्राइक के बारे में चेतावनी देती है, पर वो बात मानने से इनकार करता है और भाग जाता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कियोस में एंटोन की बंदूक चल जाती है और गोली जोडी को लगती है। एंटोन भाग जाता है, जबकि टॉम और समांथा घायल जोडी को वापस अंदर ले आते हैं। अब टॉम बुरी तरह डर गया है। अगर जोडी मर गई तो वो खुद कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तुरंत एंटोन के पीछे भागता है, किसी भी हालत में उसे रोकने के लिए। उधर समांथा अपनी मरती हुई बेटी को सीने से लगाए हुए है। वो उसे छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि सच्चाई ये है इंसानों को कभी अपना अतीत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब वो उसमें दखल देने की कोशिश करते हैं तो नेचर हमेशा सजा देती है। टॉम जंगल में एंटोन के पीछे भागता है, पर चाहे वो किसी भी दिशा में भागे, हर बार वो उसी कैबिन के पास लौट आता है। आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं। एंटोन कई गोलियां चलाता है, लेकिन हर गोली टॉम के आर पार निकल जाती है, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रहा हो। टॉम का एग्जिस्टेंस अब जोडी की लाइफ से जुड़ा है। जैसे जैसे जोडी की सांसें धीमी पड़ती हैं, टॉम का शरीर मिटता जाता है और फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि जोडी मर चुकी है। समांथा टूट जाती है। गुस्सा और गम दोनों उसे अंदर से जला देते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली जेनरेशंस को भी बर्बाद कर दिया है। एंटोन को आखिरकार सब समझ आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऊपर आसमान में रशियन प्लेन्स गरज रहे हैं, बॉम्ब्स गिरने लगते हैं। समांथा घायल हो जाती है। एंटोन उसे गोद में उठाकर बंकर के अंदर ले आता है, लेकिन तभी समांथा का शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंटोन अब जिंदा है। वो उस वक्त नहीं मरा जब उसे मरना था। टाइमलाइन खुद को रिपेयर कर रही है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए ब्रोकन रहेंगी। एक तेज व्हाइट फ्लैश और सब कुछ फिर वहीं लौट आता है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जोडी अब अमीर है। उसकी जिंदगी में अब कोई क्राइम नहीं। वो ग्रोसरी स्टोर से आराम से निकलती है और बाहर केविन को देखती है, जो अब किसी और लड़की के साथ हंस रहा है। क्योंकि जोडी और केविन अब कभी नहीं मिले, इसलिए टॉम कभी पैदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ समांथा जिंदा रहती है। 1964 में वो अपने पिता की एशेज लिए खड़ी है, आंखों में आंसू लेकिन दिल में शांति। वो धीरे से कहती है, अब सब खत्म हो गया। पर क्या वाकई सब खत्म हुआ है? लोभ का चक्र, साइकिल ऑफ ग्रीड अब भी जारी है। कहानी फिर उसी ग्रोसरी स्टोर पर लौटती है। इस बार केविन की नई गर्लफ्रेंड एमिली वहीं लूट कर रही है। उसकी नजर उसी रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है, उस बॉक्स को मत खोलो, एक बार खुल गया तो कुछ भी वापस नहीं होगा। लेकिन एमिली नहीं रुकती। वो बॉक्स खोल देती है। एक गन शॉट, एक फ्लैश ऑफ लाइट और कहानी खत्म हो जाती है।